हे एवरीवन, वेलकम बैक टू साइक 26। आज के सेशन में हम एनसीईआरटी साइकोलॉजी की जो बुक है क्लास 12th की उसका यूनिट 4 देखेंगे। यूनिट 4 का पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कर लिया था, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एबनॉर्मैलिटी एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। आज के सेशन में हम बात करेंगे फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर की। ये एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन होगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम। ये सब तो हमने पढ़ लिया था फैक्टर्स से। Also, the channel is new, so it will be really helpful if you guys subscribe to my channel, and also if you want you can like the video. Start करते हैं हम फैक्टर्स से। तो फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर। इनका कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि पहले भी हमने रेड में ही किया था। ओके। In order to understand something as complex as abnormal behavior, psychologists use different approaches. Each approach in use today emphasizes a different aspect of human behavior and explains and treats abnormality in line with that aspect. Okay. These approaches also emphasize the role of different factors जैसे कि biological, psychological and interpersonal and socio-cultural factors. We will examine some of the approaches which are currently being used to explain abnormal behavior. इस पूरे पैराग्राफ में कुछ नहीं कह रहे हैं, they just mean to say or state that कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एबनॉर्मैलिटी की तरफ या एबनॉर्मैलिटी को लीड करते हैं, उनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो पहला फैक्टर है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। इसकी बात हमने पिछले सेशन में कर ही ली थी। हमारे जीन्स, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये कैसे हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस करते हैं, यही चीज़ है बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट ऑफ आवर बिहेवियर्स। सही बात है। अ वाइड रेंज ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज फॉल्टी जीन्स। एक ना फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है जिसमें एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर जाता है या फॉल्टी निकल आता है। तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया फॉल्टी जीन्स। ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिसऑर्डर्स जो हैं वो फॉल्टी जीन्स की वजह से हो जाते हैं। एंडोक्राइन इम्बैलेंस। एंडोक्राइन इम्बैलेंसेस का मतलब जो भी हमारे हार्मोन्स होते हैं, किसी का ओवर सिक्रेशन या किसी का अंडर सिक्रेशन। माल न्यूट्रिशन, बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन है ही नहीं, जिसकी वजह से अलग अलग डिसऑर्डर्स होने के चांसेस हो जाते हैं। इंजरीज, कई बार ब्रेन डैमेज, ब्रेन इंजरी हो जाती है एक्सीडेंट्स में, जिसकी वजह से याददाश्त चली जाती है, एमनीसिया हो जाता है, या बहुत अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। एंड अदर कंडीशंस में इंटरफेयर विद नॉर्मल डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी। नाउ दीज फैक्टर्स में बी पोटेंशियल कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। ज़रूरी नहीं है, मे बी, ओके, ज़रूरी नहीं है कि अगर ऐसा कुछ हो, किसी इंसान में अगर फॉल्टी जीन है, इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये इंसान को डिसऑर्डर होने की पक्की संभावना है। नहीं, संभावना है, पर एकदम हम गारंटी नहीं दे सकते, इसलिए मे भी कह रहे हैं ये। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो रेसेसिव हो, या हो सकता है उसको एनवायरनमेंट से इतना कुछ अच्छा ट्रीटमेंट मिल गया हो। जैसे अगर एग्जाम्पल दे तो एक फिनाइल कीटोन्यूरिया करके होता है ना। तो अगर बच्चा इस चीज़ से सफ़र कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है उसको पूरे सिम्टम्स दिखेंगे। अगर उसकी डाइट जो है वो प्रॉपर मेंटेन्ड है, जो फिनाइल एलानिन है उसमें, उससे जो भी खाना बना हुआ है, वो उसको अगर हम बिल्कुल ना दें, तो हो सकता है कि उसको वो डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स ना आए, है ना। तो ये क्या हो गया कि मे बी पोटेंशियल कॉज हो सकता है, पर अगर हमने उसको इन्वायरमेंट से चीज़ें प्रॉपर दी, तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ जो है वो बहुत एविडेंट हो जाए बिहेवियर में। ठीक है। नाउ वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस द बायोलॉजिकल मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, एबनॉर्मल बिहेवियर हैज़ अ बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल बेसिस। ये तुमको पता ही है। Biological researchers have found that psychological disorders are often related to problems in transmission of messages from one neuron to another. ये हम अभी आपको explain करते हैं। You have studied in class 11 that a tiny space called synapse separates one neuron from the next, and the message must move across that space. Now, when an electrical impulse reaches a neuron's ending, the nerve ending is stimulated to release a chemical called neurotransmitter. इसको हम आपको डायग्राम से समझाते हैं। ये एक न्यूरॉन है,
ठीक है, ये उसके डेंड्राइट्स हैं, है ना? ये न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हो गए, यहाँ पे एक्सॉन आया एंड ये उसका एंड प्लेट पोटेंशियल है, ये एक न्यूरॉन है। अब यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन है, सेम चीज़ है। अब यहाँ पर जो बीच में ये गैप है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं साइनैप्स। ओके, साइनैप्स। ये वही कह रहा है, व्हेन एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रीचेस अ न्यूरॉन्स एंडिंग, यहाँ से आई इम्पल्स, आएगी तो यहाँ से ही, है ना? ये जाते जाते कहाँ आई? एंड में आ गई। अब द नर्व एंडिंग इज स्टिमुलेटेड टू रिलीज अ केमिकल कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होगा, दूसरे डेंड्राइट में रिलीज हो जाएगा। अब studies indicate that abnormal activity by certain neurotransmitter can lead to specific psychological disorder। अगर इसको न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब जैसे डोपामीन हो गया या सेरोटोनिन हो गया, ऐसे करके बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। अगर इसका रिलीज प्रॉपर नहीं है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, जैसे कि डोपामीन जो है उसका सिक्रीशन या उसका रिलीज जब कम हो जाता है तो पार्किंसंस डिजीज हो जाती है। इनका कहने का मतलब यही है कि अगर इसके ट्रांसमिशन में या कुछ दिक्कत है, एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, तो अलग-अलग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का कॉज़ हो जाता है। एंग्जायटी डिसऑर्डर्स हैव बीन लिंक्ड टू लो एक्टिविटी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर गाबा, गामा अमीनोब्यूटायरिक एसिड। अगर इसका सिक्रीशन या इसकी एक्टिविटी अगर लो है, तो एंग्जायटी डिसऑर्डर होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ये एक इन्हिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। एंड स्किज़ोफ्रेनिया, अगर एक्सेस डोपामाइन जो है अगर बहुत ज़्यादा है बॉडी में, तो क्या होने के चांसेस हो जाते हैं? स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया की अभी हम आगे बात करेंगे डिसऑर्डर्स में। एंड डिप्रेशन क्यों हो जाता है? क्योंकि सेरोटोनिन का लेवल जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। अगर आप डिप्रेस्ड हैं या आपके रिलेटिव में, मतलब आपके आसपास में कोई भी डिप्रेशन का क्लिनिकल डिप्रेशन डायग्नोस हुआ है जिसको, तो आपने बोलते हुए सुना होगा कि डॉक्टर कहते हैं कि आप वॉक पे जाइए या आप एक्सरसाइज करिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है, किसका सिक्रीशन बढ़ता है? सेरोटोनिन का। और सेरोटोनिन का जो लो एक्टिविटी है वो ही क्या कॉज करता है? डिप्रेशन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जेनेटिक फैक्टर्स पे। जेनेटिक फैक्टर्स हैव बीन लिंक्ड टू बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर पेरेंट्स को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो चाइल्ड को भी हो जाए, पर देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी, देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी। स्किज़ोफ्रेनिया की भी है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स की भी है। स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, आईडी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड अदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। Researchers have not, however, been able to identify the specific gene that are the culprits। अभी भी इस पे रिसर्च चल रही है कि कौन सा जीन है जो ये सारी चीज़ें कॉज कर रहा है, वो हमें नहीं पता चला है। हमें पता चला है कि कोई तो जीन है जो दैट इज कॉजिंग ऑल दोज impairments and all these kinds of disorders। It appears that in most cases, no single gene is responsible for a particular behavioral psychological disorder। In fact, many genes combine to help bring about our various behaviors and emotional reactions, both functional and dysfunctional। ये सिर्फ एक जीन की वजह से नहीं है, there is a group of gene। ठीक है, देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ जीन, बहुत अलग-अलग टाइप के जीन्स होते हैं, जिसकी वजह से, जिनके कॉम्बिनेशन की वजह से बहुत सारे बिहेवियर्स और हमारे इमोशनल रिएक्शंस जो होते हैं, दोनों फंक्शनल, जो सही-सही फंक्शन कर रहे हैं और जो गड़बड़ तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, दोनों इन्हीं की वजह से होते हैं। Although there is no sound evidence to believe that genetic or biochemical factors are involved in mental disorders as diverse as schizophrenia, depression, anxiety, etc., but biology alone cannot account for most mental disorders। इनके कहने का मतलब है कि जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, दे आर वन ऑफ द फैक्टर्स, दे आर वन ऑफ द फैक्टर्स, पर हम बस ये नहीं बोल सकते हैं कि इसकी वजह से कोई सा इम्पेयरमेंट या कोई सा डिसऑर्डर हो गया है। इन मतलब सिर्फ इनकी वजह से सिर्फ कुछ डिसऑर्डर्स है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी या स्किज़ोफ्रेनिया, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। बाकी अदर डिसऑर्डर्स, दे आर कॉज्ड बाय वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैक्टर्स। Let's look at those factors, okay? Now, there are several psychological models which provide a psychological explanation of mental disorders. These models maintain that psychological and interpersonal factors have a significant role to play in abnormal behavior। कौन कौन से फैक्टर्स? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और इंटरपर्सनल फैक्टर्स।
दीज फैक्टर्स इंक्लूड मैटरनल डेप्रीवेशन। मैटरनल डेप्रीवेशन का मतलब क्या है? बच्चा जब पैदा हुआ तो उसकी माँ उसके पास नहीं थी, या और लैक ऑफ वार्मथ एंड स्टिमुलेशन ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ। अगर आपने एरिक्सन की स्टेजेस पढ़ी होगी तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट उसकी फर्स्ट स्टेज है ना? तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में क्या होता है? होप जनरेट होती है, और जो प्राइमरी अटैचमेंट फिगर होता है वो मदर होती है। अगर मदर पास नहीं है, मदर या प्राइमरी केयर गिवर हम कह सकते हैं, अगर वो नज़दीक नहीं है तो बच्चे की जो अटैचमेंट है, अटैचमेंट इश्यूज हो जाएंगे उसको, वो बहुत अच्छी पर्सनालिटी ग्रोथ नहीं होगी उसकी, बहुत पॉजिटिव नहीं होगी। तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, या एक इंटरपर्सनल फैक्टर कह सकते हैं कि उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में ये चीज़ दखल अंदाज करेगी। फिर फॉल्टी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। अच्छा, पेरेंटिंग स्टाइल्स भी बहुत अलग अलग तरीके की होती है ना, अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन। तो अगर रिजेक्शन है, या ओवर प्रोटेक्शन भी है, या ओवर परमिसिवनेस है, ओवर प्रोटेक्शन है या ओवर परमिसिवनेस है, क्वालिटी डिसिप्लिन है, तो भी वो चीज़ क्या होगी? वो माल अडेप्टिव या डिसफंक्शनल ग्रोथ की तरफ लीड करेगी। माल अडेप्टिव फैमिली स्ट्रक्चर, की डिस्टर्ब्ड फैमिली है, हो सकता है बहुत ज़्यादा पेरेंट्स में बिल्कुल बन ना रही हो, या डाइवोर्स्ड हो पेरेंट्स, और बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस होगा, शुरू से ही किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमेशा हॉस्पिटल में बच्चे का जीवन जा रहा है, तो ये सारे जो है ये इंटरपर्सनल फैक्टर्स है जो कि मेंटल हेल्थ किसी की भी डिस्टर्ब कर देते हैं। फिर द साइकोलॉजिकल मॉडल्स इंक्लूड द साइकोडायनेमिक, बिहेवियरल, कॉग्निटिव एंड ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल। ये 4 मॉडल हैं। ह्यूमनिस्टिक मॉडल है एक, ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल है एक, साइकोडायनेमिक है, बिहेवियरल है, कॉग्निटिव है। The oldest model, the psychodynamic model, is the oldest and most famous of the most psychological of the modern psychological models. You have already read about the model in chapter 2. ये हम आपको बाद में समझा देंगे जब हम chapter 2 explain करेंगे. Psychodynamic theorists believe that behavior, भले ही वो normal हो या abnormal हो, is determined by psychological forces within the person of which she is not consciously aware of. यहाँ पे unconscious की बात चलती है। यहाँ मेजरली किसकी बात चलती है? अनकॉन्शियस की। हमारे माइंड के 3 बताए थे ना उन्होंने टाइप्स, एक होता है सबकॉन्शियस, एक होता है अनकॉन्शियस, और एक होता है कॉन्शियस। तो यहाँ पे साइकोडायनेमिक मॉडल में, साइको एनालिटिक मॉडल जो कि किसका था? फ्रॉइड का था। साइकोडायनेमिक में बहुत सारे दूसरे साइकोलॉजिस्ट लाइक कार्ल यंग, कैरन हॉर्नी, ये सब लोग आ गए थे, है ना? तो इन्होंने किसकी बात की है? अनकॉन्शियस की। Now, these internal forces are considered dynamic. That is, they interact with one another and their interaction gives shape to behavior, thoughts, and emotions. Abnormal symptoms are viewed as a result of conflict between these forces. This model was first formulated by Freud, who believed that 3 central forces shape personality. फ्रॉइड का नाम तो बहुत ज़्यादा फेमस है ना साइकोलॉजी में, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या इन्होंने बिलीव किया है कि 3 सेंट्रल फोर्सेस है जो हमारी पर्सनालिटी शेप करती है। पहला है इंस्टिंक्चुअल नीड्स, ड्राइव्स एंड इम्पल्सेस, इट की बात है। फिर रैशनल थिंकिंग, ईगो की बात करी गई है, और किसकी बात की है? सुपर ईगो की। आई होप आप लोग क्योंकि पढ़ चुके होंगे चैप्टर्स तो आपको इसमें डिफरेंस पता है, बट अगर नहीं पता है तो लेट मी ब्रेक इट डाउन टू यू। इट जो होता है वो प्लेजर से डील करता है। किससे डील करता है? प्लेजर प्रिंसिपल से। इफ इट वांट समथिंग ही विल गेट इट, ही और शी विल गेट इट। आप एक इंसान हैं, इंसान ही हो आई होप, ठीक है? आपके अंदर ये तीनों है, आपके अंदर इड भी है, आपके अंदर ईगो भी है, और आपके अंदर क्या है? सुपर ईगो। अब क्या आपके अंदर डोमिनेट कर रहा है या आपकी पर्सनालिटी पे डिटरमाइन करता है? जो इड होता है किस पे फोकस करता है? ये प्लेजर पे फोकस करता है। इसको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। इफ ही वांट समथिंग ही विल गेट। ईगो जो है वो रैशनल पार्ट है, वो लॉजिक है हमारा, है ना? और सुपर ईगो जो है वो हमारे मॉरल्स हैं। तो हमारे अंदर ये तीनों चीज़ें होती हैं। अब जैसे जो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं, जैसे रेपिस्ट हो गए या क्रिमिनल हो गए, इन लोगों का सबसे ज़्यादा तेज चलने वाला, सबसे ज़्यादा डोमिनेंट पार्ट कौन सा है? इड है। उनको प्लेजर चाहिए, वो लेके रहेंगे। ईगो क्या बोलेगा? ईगो बोलेगा कि नो, दिस इज़ नॉट राइट, ओके,
एंड सुपर ईगो हमारे मॉरल्स बताएगा कि व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन। ये तीनों जो होते हैं ये हमारे अंदर ही है। ये किसने दिया है? ये फ्रॉइड ने ही दिया है। ठीक है। नाउ फ्रॉइड ऑल्सो स्टेटेड that abnormal behavior is a symbolic expression of unconscious mental conflict that can be generally traced to early childhood or infancy। फ्रॉइड ने ये चीज़ बोली है कि हमारे अंदर जितने भी एबनॉर्मल बिहेवियर होते हैं ना, इनका रूट कहाँ है? इनका रूट हमारी इन्फेंसी में या चाइल्डहुड में ही है। Another model that emphasizes the role of psychological factor is the behavioral model। हमने साइकोडायनेमिक मॉडल की बात कर ली, सबसे पुराना है, फ्रॉइड ने दिया था। हम देखते हैं बिहेवियरल मॉडल को। बिहेवियरल मॉडल, this model states that both normal and abnormal behavior are learned and psychological disorders are the result of learning maladaptive ways of disorders are the result of learning maladaptive ways of behaving। The model concentrates on behaviors that are learned through conditioning and proposes that what has been learned can be unlearned। Learning can take place by classical conditioning, temporal association in two events repeatedly close together in time। ठीक है, ये भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, बिहेवियरिज्म जो स्कूल है या जो हमारा बिहेवियरल फैक्टर्स या बिहेवियरल मॉडल की बात ये लोग कर रहे हैं, ठीक है, बिहेवियरल मॉडल, इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग की बात होती है। किसकी बात होती है? क्लासिकल कंडीशनिंग की। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो लर्निंग की एक क्या है? एक अप्रोच है कि इंसान कैसे लर्न करता है ना। तो इसमें इसके एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, इन्होंने फूड दिया डॉग को, तो इनको पता चला कि डॉग क्या कर रहा है? सैलिवेट कर रहा है ना। तो फूड को इन्होंने क्या बोला? अनकंडीशनल स्टिमुलस, और सैलिवेशन को क्या बोला? कंडीशनल अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले बेल बजाई, उसके थोड़े टाइम बाद फूड दिया, तब देखा कि तब भी डॉग सैलिवेट कर रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ बेल बजाई और देखा कि डॉग तभी भी सेलिब्रेट कर रहा है, मतलब अगर खाना नहीं है तब भी वो सिर्फ बेल की आवाज़ सुन के सेलिब्रेट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डॉग्स हैं उनने बेल को और खाने को और फूड को एसोसिएट कर लिया, तो स्टिमुलस का यहाँ पे एसोसिएशन हो गया। तो लर्निंग हमारी ऐसी ही होती है कि हम एक स्टिमुलस को दूसरे स्टिमुलस से एसोसिएट कर लेते हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग। कह रहे हैं ना, टेम्पोरल एसोसिएशन इन विच टू इवेंट्स रिपीटेडली अकर टुगेदर इन टाइम। आया समझ में? नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग भी हम आपको समझा देते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो था, जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग, ये क्वेश्चन आ सकता है कभी भी, किसने दिया है? तो पावलोव, इवान पावलोव ने दिया है। ठीक है, फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग देख लेते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? बी.एफ. स्किनर ने। अब यहाँ पे दो चीज़ों की बात होती है। यहाँ पे एक बात होती है रीएनफोर्समेंट की, और एक और बात होती है पनिशमेंट की। कि जो बच्चे हैं या जो भी एक नॉर्मल इंडिविजुअल है वो कैसे सीखते हैं, या तो फिर लर्निंग कैसे होती है, या तो फिर उनकी लर्निंग होती है रीएनफोर्समेंट से, या उनकी लर्निंग होती है पनिशमेंट से। रीएनफोर्समेंट का मतलब होता है बिहेवियर का इंक्रीज होना। हम चाह रहे हैं कि कोई भी बिहेवियर जो है वो रिपीट हो, वो दोबारा हो, वो इंक्रीज हो। पनिशमेंट में हम चाह रहे हैं कि कोई भी बिहेवियर जो है वो वापस दोबारा रिपीट ना हो, मतलब डिक्रीज हो। अब जो रीएनफोर्समेंट होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट और एक होता है नेगेटिव रीएनफोर्समेंट। अब पनिशमेंट भी सेम चीज़ होती है, एक पॉजिटिव पनिशमेंट होती है और एक नेगेटिव पनिशमेंट होती है। अब देखो, रीएनफोर्समेंट को अगर हम बस देखें, ध्यान से देखिए कि रीएनफोर्समेंट का मतलब होता है हमारे बिहेवियर का बढ़ना। तो कुछ चीज़ ऐड, पॉजिटिव का मतलब कुछ चीज़ ऐड करके बिहेवियर का बढ़ना। एक बच्चा है जो खाना नहीं खा रहा है, हरी सब्जियां नहीं खा रहा है, उसकी मदर ने बोला अगर तुम ये खा लोगे, अगर तुम खाना खा लोगे तो आई विल गिव यू चॉकलेट। तो बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने खाना खा लिया। तो यहाँ पे एडिशन हो रहा है किसका? चॉकलेट का। क्यों? कि खाने का जो बिहेवियर है वो इंक्रीज हो। तो ये क्या हो गया? ये हो गया पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट, है ना।
अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होगा, हम कुछ चीज़ हटा देते हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ हटा देते हैं जिससे बिहेवियर इंक्रीज़ हो। बच्चा खाना नहीं खा रहा है ना? अब हमने क्या किया, हमने उसमें से ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं वो हटा दी, उसको रिमूव कर दिया और बोला कि अब खा लो, तो बच्चे ने खाना खा लिया। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। इसमें हमने कुछ चीज़ रिमूव कर दी, एलिमिनेट कर दी, तो बिहेवियर हमारा बढ़ गया, होने के चांसेस, बिहेवियर होने की संभावना बढ़ गई। ये था हमारा रीइंफोर्समेंट। अब पनिशमेंट में क्या होता है, हम बिहेवियर डिक्रीज कर रहे हैं रीइंफोर्समेंट के, जैसे पॉजिटिव में कुछ चीज़ देख के और कुछ चीज़ यहाँ पे नेगेटिव में लिख के। तो हमने क्या देखिए, एक बच्चा अगर होमवर्क नहीं करके लेके आ रहा है क्लास में, तो हमने उसको 5 बार और लिखने का होमवर्क दे दिया कि तुम आज कंप्लीट नहीं करके आओ तो 5 बार और लिखो। तो हमने एडिशन कर दिया किसी चीज़ का, क्यों, बिहेवियर को कम करने के लिए, कि जो होमवर्क ना करने का बिहेवियर है वो क्या हो जाए, ठीक हो जाए। और नेगेटिव में हमने क्या कर दिया इसको, अगर फ़ोन चला रहा है बच्चा तो इससे फ़ोन छीन लिया और बोला कि होमवर्क कंप्लीट करो, क्योंकि वो होमवर्क नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे भी जो होमवर्क नहीं करने का बिहेवियर है वो क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, है ना? तो ये चीज़ हो गई हमारी पनिशमेंट। ये था हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब एक और लर्निंग कैसी होती है, वो सोशल लर्निंग होती है। सोशल लर्निंग में क्या होता है, ये सोशल लर्निंग जो थी वो एल्बर्ट बैंड्यूरा की थी, एल्बर्ट बैंड्यूरा की। इसमें क्या हो रही है, लर्निंग कैसे हो रही है, बाय इमिटेटिंग अदर्स बिहेवियर। एक बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो उसमें क्या हो रहा था कि बोबो डॉल को जैसे जो लोग पिक्चर में, उनको जो थिएटर में मूवी दिखाई जा रही थी, जैसे ट्रीट कर रहे थे वो लोग वैसे ही ट्रीट कर रहे थे। तो हमारा बिहेवियर दूसरों को इमिटेट करके ही होता है, हमको कॉपी करने की कोशिश करते हैं और ऐसे ही हम समझते हैं क्या, लर्निंग। तो दीज 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग अकाउंट फॉर बिहेवियर, वेदर अडैप्टिव, पॉजिटिव या माल अडैप्टिव, नेगेटिव। ये था हमारा बिहेवियरल मॉडल। फिर थर्ड है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर ऑल्सो एम्फसाइज्ड बाय कॉग्निटिव मॉडल। कॉग्निटिव मॉडल की बात कर रहे हैं। कॉग्निटिव मॉडल में क्या हो रहा है, दिस मॉडल स्टेट्स दैट एबनॉर्मल फंक्शनिंग कैन रिजल्ट फ्रॉम कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स। कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स का मतलब है मेंटल प्रॉब्लम। People may hold assumptions and attitudes about themselves that are irrational. Illogical attitude होता है लोगों का अपने लिए, inaccurate होता है। कभी कहता है मैं तो मतलब इतनी सुंदर सुंदर लड़कियों को कहते हुए सुना है कि आई डोंट लुक गुड या आई डोंट फील प्रिटी। तो ये irrational attitude हो गया, irrational या और inaccurate भी हो गया। तो ये चीज़ क्या है, मेंटल है। तो ये कॉग्निटिव मॉडल है। People may also repeatedly think in illogical ways and make overgeneralization. एक बार फेल हो गया इंसान और बोल रहा है कि मैं तो कभी पास हो ही नहीं सकता, ओवर जनरलाइज कर रहे हैं। दैट इज दे मे ड्रॉ ब्रॉड नेगेटिव कंक्लूजन्स ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल इनसिग्निफिकेंट इवेंट। आपके टर्म्स एग्जाम में, आपके यूनिट टेस्ट में कितने आ गए, 50 में से 20 नंबर आ गए एक बार, हर बार आपके 45 आए हैं। तो आप उससे क्या कर रहे हो कि आई एम अ फेलियर, आई डोंट डिजर्व एनीथिंग इन माई लाइफ। ऐसे आप नेगेटिव ओपिनियन बना रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल इनसिग्निफिकेंट इवेंट। दैट इज कॉग्निटिव मॉडल। देन द लास्ट वन इज, सेकेंड लास्ट इज ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल। इसमें क्या हो रहा है, इट फोकसेस ऑन ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। Humanists believe that human beings are born with a natural tendency to be friendly. I love this model, okay? This is really positive model, cooperative and constructive, and are driven to self-actualize, that is to fulfill this potential for goodness and growth. Existential belief that from birth we have total freedom to give meaning to our existence or to avoid the responsibility. Those who shrink from responsibility would live empty, inauthentic and dysfunctional life. इसमें कुछ ऐसे एक्सप्लेन करने का तो है नहीं, इसमें बस इन्होंने ह्यूमनिस्टिक मॉडल में यही बोला है, कार्ल रॉजर्स मास्लो ने, कि हम हमारे पास एक, इंसानों के पास एक नेचुरल टेंडेंसी होती है फ्रेंडली होने की, कोऑपरेटिव होने की और कंस्ट्रक्टिव होने की। हम साइकोलॉजी में यही तो पढ़ते हैं, है ना? और वी ऑल आर ड्रिवन टू सेल्फ एक्चुअलाइज, की मतलब टू रीच आवर फुल पोटेंशियल, अपना बेस्ट दें, हम अपना बेस्ट करें। और बस फ्रीडम होती है कि हम चूज करें कि हाउ वी वांट टू गिव मीनिंग टू आवर लाइफ। ओके, now the last model is, in addition to the biological and psychosocial factors, sociocultural factors such as war and violence, group prejudice and discrimination, economic and employment problems, and rapid social change put stress on most of us, can also lead to psychological problems
इन सम इंडिविजुअल्स। ठीक है, बहुत बार क्या होता है, जैसे वॉर हो रहे हैं आसपास, वायलेंस हो रहे हैं, डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं होता पर इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारे ऊपर बहुत पड़ता है। ग्रुप प्रेजुडिस, आप किसी ग्रुप में हैं, पीपल आर फॉर्मिंग नेगेटिव ओपिनियन अबाउट इट। आप किसी फॉरेन कंट्री में गए, वहाँ पे आपके साथ, बिकॉज यू आर इंडियन, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। नो मैटर हाउ मच यू आर क्वालिफाइड, यू आर नॉट एबल टू अर्न वेल और गेट अ जॉब, है ना। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है, जैसे सोशल चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है, वी आर नॉट एबल टू कैच अप विद आवर पीयर्स, ये सारी चीज़ जो है वो हमारे ऊपर एक स्ट्रेस डाल देती है ना। एंड इट कैन लीड टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन सम इंडिविजुअल। Now, according to the socio-cultural model, abnormal behavior is best understood in light of the social and cultural forces that influence an individual. As behavior is shaped by societal forces, factors such as family structure and communication, social networks, societal conditions, and societal labels and roles become more important. It has been found that certain family systems are likely to produce abnormal functioning in individual members. Let me erase all these things for you. Confusion na ho. Some families have an enmeshed structure in which the members are over involved in each other's activities. हमारे यहाँ क्यों दिक्कतें होती हैं, हमारे यहाँ इन-लॉज जो होते हैं, they are over involved in husband and wife's affair. एग्जाम्पल है ये, है ना। तो कुछ फैमिलीज में ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं कि मेंबर्स ओवर इन्वॉल्व होते हैं दूसरे की एक्टिविटी में, थॉट्स में, उनकी फीलिंग्स में। चिल्ड्रन फ्रॉम दिस काइंड ऑफ फैमिली मे हैव डिफिकल्टी इन बिकमिंग इंडिपेंडेंट इन लाइफ। आप अगर एकदम हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करेंगे, अपने बच्चे के सर पे हमेशा चढ़े रहेंगे कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, ज़रूरी है देखना, पर ओवर इन्वॉल्वमेंट होना ये नेगेटिव है। So it tends to have difficulty in becoming independent in life for those children. The broader social networks in which people operate include their social and professional relationships. Studies have shown that people who are isolated and lack social support, that is strong and fulfilling interpersonal relationship in their lives, are likely to become more depressed and remain depressed longer than those who have good friendship. इसलिए हमारी लाइफ में इंटरपर्सनल अच्छे अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। जो लोग हमेशा आइसोलेटेड होते हैं, है ना, there's a difference between lonely and being alone, right? So जो लोग lonely होते हैं उनकी डिप्रेस्ड होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। अलोन इफ यू आर हैप्पी देन इट्स फाइन। Okay, and social cultural theorists have believed that abnormal functioning is influenced by societal labels and roles assigned to troubled people. When people break the norms of the society, they are called deviant and mentally ill. पहले के टाइम पे जो LGBTQ वाला अभी आ गया है फोर्स, जो कि काफ़ी कॉमन हो गया है, इसको एबनॉर्मैलिटी में ही रखते थे। तो एक नेगेटिव लेबल दे रहे थे जिसकी वजह से उन लोगों को मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। Such labels tend to stick to that person, may be viewed as crazy and encouraged to act sick. The person gradually learns to accept and play the sick role and functions in a disturbed manner. अगर किसी इंसान को बार बार इंसान पागल 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 कह रहा है, तो वो नहीं भी है तो उसके चांसेस है कि वो सोचने लगेगा कि ऐसा है। I don't know whether you have heard this story or not, but my mother used to tell me this story always कि there was a person in prison and उसको बोला गया कि हम आपको सांप से क्या करवा रहे हैं, कटवा रहे हैं। और जो सांप है वो बहुत पॉइजनस है। ओके, सो वो जो इंसान है वो इतना ज़्यादा घबरा गया, इतना ज़्यादा घबरा गया कि उसको क्या किया, उसको सिर्फ नीडल से वो किया, मतलब नीडल से सुई बस चुभोई और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। आई डोंट नो दिस इज़ रियल और नॉट, बट दिस इज़ स्टोरी। ओके, सो उसकी डेथ हो गई, क्यों हो गई? क्योंकि उसने क्या समझा कि वो जो नीडल है, मतलब उसकी बॉडी में इतना ज़्यादा फ़ियर जनरेट हो गया कि जो नीडल थी वो भी पॉइज़नस बन गई, क्योंकि उसकी बॉडी ने उसको पॉइज़नस बना दिया। तो वही चीज़ है, द पर्सन ग्रेजुअली लर्न्स टू एक्सेप्ट एंड प्ले द सिक रोल एंड फंक्शंस इन अ डिस्टर्ब्ड मैनर। तो अगर किसी इंसान को बार-बार कोई चीज़ बोलेगा, तो वो उसको सही मानने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन एडिशन टू दीज मॉडल्स, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल। क्या है ये मॉडल? दिस मॉडल स्टेट्स दैट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डेवलप व्हेन अ डायथिस, डायथिसिस मतलब बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन टू द डिसऑर्डर,
is set off by a stressful situation. This model has three components. The first is the diathesis, or the presence of some biological aberration which may be inherited. Second component is the diathesis may carry a vulnerability to develop a psychological disorder. This means that the person is at risk or predisposed to develop the disorder. The third component is the presence of pathogenic stressors environment में, जैसे factors, stressors that may lead to psychopathology. If such at risk persons are exposed to these stressors, their predisposition may eventually evolve into disorder. तो अगर ये तीन कंपोनेंट होते हैं तो कुछ भी चीज़ जो predisposition पहले से थोड़ा सा बस है वो disorder में convert हो सकता है. This model has been applied to several disorders including anxiety, depression and schizophrenia. तो यहाँ पे हमारे फैक्टर्स कंप्लीट हो गए सारे. एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स थे. तो देखिए सबसे पहले abnormal behavior, highlighter, I'll just use highlighter. फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर कौन कौन से थे. सबसे पहले तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स थे कि हमारे फॉल्टी जीन होते हैं, एंडोक्राइन इम्बैलेंस हो जाता है, मालन्यूट्रिशन, इंजरी और दूसरी कंडीशन हो जाती है जिससे एबनॉर्मैलिटी होती है. फिर यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स का दोष होता है, थोड़ा थोड़ा उनके ट्रांसमिशन का दोष होता है. ठीक है. और इसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाते हैं. फिर हमने जेनेटिक फैक्टर्स देखा कि बहुत हद तक कुछ डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि बाइपोलर या स्किज़ोफ्रेनिया, आईडी, ये सब जेनेटिक फैक्टर से हो सकते हैं. पर सिर्फ जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं वो बहुत कम है, हो सकता है डिसऑर्डर कॉज करें. उनके साथ दूसरी चीज़ें भी, दूसरे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि साइकोलॉजिकल या इंटरपर्सनल मतलब आपके रिश्ते, आपके संबंध शुरू से ही अच्छे नहीं हैं, या आपको मैटरनल डिप्रीवेशन हो रखा है, आपको अर्ली टाइम पे ही मदर से सेपरेट कर दिया गया था, उनका वार्मथ नहीं मिला, या पेरेंटिंग स्टाइल, या डिस्टर्ब्ड फैमिली. फिर साइकोडायनेमिक मॉडल है. साइकोडायनेमिक मॉडल किस पे फोकस करता है? हमारे अनकॉन्शियस पे. तो हमारे और अनकॉन्शियस और जो तीन इम्पल्सेस होती हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो, ये बहुत हद तक हमें डिसऑर्डर कॉज कर सकती है. फिर बिहेवियरल मॉडल है. बिहेवियरल मॉडल में हम कैसे कोई चीज़ सीखते हैं उसकी बात होती है. क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसमें स्टिमुलस का एसोसिएशन हो जाता है. ऑपरेंट कंडीशनिंग जो कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे फोकस करता है. फिर सोशल लर्निंग, जिसका मतलब क्या होता है कि हम दूसरों को इमिटेट करके, ऑब्जर्व करके सीखते हैं. फिर कॉग्निटिव मॉडल आया. कॉग्निटिव मॉडल ने किस पे फोकस किया? हमारे इरैशनल, हमारे एटीट्यूड पे. हम ओवर जनरलाइज कर देते हैं चीज़ों को, इसकी वजह से हम, या हमारी बहुत नेगेटिव थिंकिंग होती है, इसकी वजह से हम सफ़र करते हैं. फिर ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल आया, जिसमें क्या बात बताई कि हम फ्रेंडली होते हैं, कोऑपरेटिव, कंस्ट्रक्टिव होते हैं, और हमारे पास टेंडेंसी होती है टू सेल्फ एक्चुअलाइज, अपना फुल पोटेंशियल रीच करें. फिर सोशो कल्चरल मॉडल के अंदर हमें जो समाज जैसे ट्रीट करता है, हमारा कल्चर जैसे ट्रीट करता है, वो चीज़ भी हमें इम्पैक्ट करती है. जैसे प्रेजुडिस हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ये सारी इसके अंदर आएंगी. फिर कभी-कभी हमारी फैमिलीज़ ओवर इन्वॉल्व हो जाती हैं, उसकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. हम कई बार लोनलीनेस की वजह से या आइसोलेशन की वजह से डिप्रेस्ड हो जाते हैं. फिर डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल आया. डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल ने क्या बोला कि तीन कंपोनेंट होते हैं. एक तो बायोलॉजिकल होता है, ठीक है. फिर आपकी वल्नरेबिलिटी कितनी है उस सिचुएशन में, उस डिसऑर्डर को डेवलप करने की, कितने आप एट रिस्क वाले सिचुएशन में हो, और आपके जो पैथोजेनिक स्ट्रेसर्स हैं, जो आपके एनवायरनमेंट से जो फैक्टर्स हैं उसको इफेक्ट कर रहे हैं, वो कितना ज़्यादा उस कंडीशन को लीड कर सकते हैं. तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया फैक्टर्स. अब हम स्टार्ट करते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर से. बेस्ट पार्ट है कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स की स्टार्टिंग या किसी भी डिसऑर्डर की स्टार्टिंग में हमको एक केस दिया हुआ है. केस पढ़ लेते हैं. वन डे while driving home, Dev felt his heart beating rapidly. He started sweating profusely and even felt short of breath. He was so scared that he stopped the car and stepped out. In the next few months, these attacks increased and now he was hesitant to drive for fear of being caught in traffic during an attack. Now he started feeling that he had gone crazy and would die. Soon he remained indoors and refused to move out of the house. ये क्या है? ये एंजाइटी डिसऑर्डर ही है. कि पहले क्या हुआ? पहले सिर्फ एंजाइटी हुई, स्वेटिंग हुआ, उसको लगा कि उसको सांस नहीं आ रही है. फिर क्या हुआ?
वो इतना डर गया कि उसने कार ही रोक दी और बाहर निकल गया। अब उसको लगा क्योंकि ये चीज़ रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, इसलिए वो घर से ही निकलना बंद कर दिया। तो यहाँ पे घर से क्योंकि निकलना बंद कर दिया, तो उसको कॉन्स्टेंटली लग रहा है कि वो इंसान मर जाएगा, इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ की कंडीशन जो है वो सीवियर हो गई है। We experience anxiety when we are waiting to take an examination. होती है, अगर आप एग्ज़ाम देने भी जाओगे तो आपके बोर्ड्स होंगे, या अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या पीएससी किसी भी तैयारी कर रहे हो, तो एग्ज़ाम देने जाने के पहले आपको क्या होती है, एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती है। और टू विजिट अ डेंटिस्ट और इवन टू गिव अ सोलो परफॉर्मेंस, स्टेज जाते टाइम भी डर लगता है, घबराहट होती है। दिस इज नॉर्मल एंड एक्सपेक्टेड एंड इवन मोटिवेटेड अस टू डू आवर टास्क वेल। हमने आपको पिछले सेशन में बताया था ना, स्ट्रेस दो तरीके का होता है, एक होता है यू और एक होता है टी। एक होता है यू स्ट्रेस, एक होता है टी स्ट्रेस। यू स्ट्रेस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, वो आपको मोटिवेट करता है बेटर करने के लिए। ऑन द अदर हैंड, high levels of anxiety that are distressing, distress यही है, distress, and interfere with effective functioning indicate the presence of an anxiety disorder, the most common category of psychological disorders। बहुत common है, हम सबको एंजाइटी होती है, पर जब हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग के साथ इंटरफेयर करने लगे, तब वो क्या बन जाता है, डिसऑर्डर। एवरीवन हैज वरीज एंड फियर्स, सही बात है, सबको चिंता है, सबको डर है, सब डरते हैं। कभी आपको ऐसे लगे कि कोई इंसान नहीं डर रहा है, तो वो मतलब होना पॉसिबल ही नहीं है। एवरीवन हैज सम काइंड ऑफ फियर, किसी से डरे ना डरे, मौत का डर सबको होता है। द टर्म एंजाइटी इज यूजुअली डिफाइंड एज डिफ्यूज, vague, very unpleasant feelings of fear and apprehension. The anxious individual also shows combination of the following symptoms। क्या क्या होता है उसको, रैपिड हार्ट रेट, दिल की धड़कनें अचानक से बढ़ जाती हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसको सांस नहीं आती है। डायरिया, बार बार वॉशरूम यूज़ करना। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ही ना लगना। फेंटिंग, चक्कर आ जाना। डिजीनेस, सर घूमने लगना। स्वेटिंग, पसीना आना अचानक से बहुत। स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आना। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिनेशन होना। एंड ट्रेमर्स, हल्की सी बॉडी शिवर करने लगना। नाउ देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। जिसको एंजाइटी डिसऑर्डर है उसको इनमें से कुछ ना कुछ तो हो गई। कभी हमारी ही धड़कनें तेज़ हो जाती हैं जब हमें स्टेज में जाना होता है, पर अगर ये चीज़ बहुत लंबे टाइम तक इनमें से मेजॉरिटी ऑफ सिम्टम्स हमें नज़र आ जाए, मतलब क्या है, एंजाइटी डिसऑर्डर है। इसके लिए अलग से डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जो किसके, आईसीडी के अकॉर्डिंग है या डीएसएम के अकॉर्डिंग है। सिर्फ आप इसके बेसिस पे नहीं बोल सकते किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर है। इसकी ड्यूरेशन, इसके सिम्टम्स की इंटेंसिटी, वो सब चीज़ जो है उसके कॉम्बिनेशन के बाद यू कैन से दैट समवन इज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर और नॉट। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अलग अलग टाइप के एंजाइटी, देखो एंजाइटी डिसऑर्डर्स एक ब्रॉड कैटेगरी है एंजाइटी डिसऑर्डर्स की, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर्स आते हैं। पहला देखते हैं, पहला कौन सा है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ये लिखा हुआ है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर विच कंसिस्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड, बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला, वेग, अनएक्सप्लेन्ड एंड इंटेंस फियर दैट आर नॉट अटैच टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। घबराहट हो रही है, क्यों हो रही है नहीं पता, डर लग रहा है, क्यों लग रहा है नहीं पता, पर हो रहा है ऐसे, और बहुत लंबे टाइम से हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, शॉर्ट में इसको जीएडी कह देते हैं। द सिम्टम्स इंक्लूड वरी, चिंता होती रहती है, एप्रीहेंसिव फीलिंग्स अबाउट द फ्यूचर, हाइपर विजिलेंस की बहुत ज़्यादा हमेशा चौकन्ने रहते हैं कि क्या होने वाला है, हमेशा एनवायरनमेंट को देखते रहते हैं डेंजर्स के लिए। इट इज़ मार्क्ड बाय मोटर टेंशन as a result of which the person is unable to relax, is restless and visibly shaken or tense। ये इंसान हमेशा, they stay in a constant worry, constant state of worry, ठीक है। ये बैठ नहीं पाते शांति से, रिलैक्स नहीं कर पाते, हमेशा इनको लगा रहता है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, क्या डेंजरस है, क्या नहीं है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल दें, हमने जो केस देखा है, आई विल जस्ट टेल यू अबाउट इट। देयर वाज अ गर्ल, ठीक है, शी फेस्ड असॉल्ट। एक्चुअली शी डिडंट फेस assault herself, but she was going with her friend,
ठीक है, एंड हर फ्रेंड वॉज ईव टीज्ड बैडली. नथिंग फिजिकल हैपेंड बट शी वॉज ईव टीज्ड. नाउ शी बिकेम व्हाट? शी बिकेम अ स्पेक्टेटर ऑफ दैट सिचुएशन, राइट? तो उसके मन में बहुत डर बैठ गया, और बहुत डर बैठ बैठ के क्या बन गया, वो एंजाइटी डिसऑर्डर. और बहुत लंबे टाइम तक हुआ. वो हमेशा चौकन्नी रहती थी, उसको लगता था ये चीज़ मेरे साथ ना हो जाए. और लेटर ऑन शी वॉज डायग्नोस्ड विथ GAD, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर. तो ऐसे में भी ये चीज़ डेवलप हो जाती है. अनदर टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर इज पैनिक डिसऑर्डर. एक और टाइप का क्या हो गया एंजाइटी डिसऑर्डर? पैनिक डिसऑर्डर. पैनिक डिसऑर्डर. आई एम जस्ट राइटिंग हियर कि आपको लास्ट में जब रिवीजन करें तो इजीली समझ आ जाए. पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ रिकरेंट एंजाइटी अटैक्स इन विच द पर्सन एक्सपीरियंस इंटेंस टेरर. A panic attack denotes an abrupt surge of intense anxiety rising to a peak which thoughts of a particular stimuli are present. Such thoughts occur in an unpredictable manner. The clinical features include shortness of breath, dizziness, trembling, palpitation, choking, nausea, chest pain or discomfort, fear of going crazy, losing control or dying. पैनिक अटैक के बारे में आपने सुना होगा बहुत बार. पैनिक अटैक में क्या होता है? एंजाइटी अटैक्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा रिकरिंग हो जाते हैं, मतलब बार बार वो चीज़ आ रही है, और इंसान के मन में अब एक डर बैठ गया है कि मुझे कभी भी हो सकता है ना. व्हेन थॉट्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टिमुलाई आर प्रेजेंट, आपको किसी चीज़ से पैनिक हो रहे हो, किसी चीज़ को देख के, ठीक है, और उसकी वजह से आपको क्या हो रहा है? बार बार पैनिक अटैक्स आ रहे हैं. तो पैनिक अटैक्स कुछ नहीं है, जब एंजाइटी अटैक्स बहुत ज़्यादा बार होने लगते हैं, दैट ओनली इंक्लूड्स पैनिक डिसऑर्डर एक्चुअली. अब देख लेते हैं. यू माइट हैव मेट और हर्ड ऑफ समवन हु वाज अफ्रेड टू ट्रैवल इन अ लिफ्ट और क्लाइंब टू द 10th फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग और रिफ्यूज टू एंटर अ रूम और if he or she saw a lizard. You may have also felt it yourself or seen a friend unable to speak a word of well memorized and rehearsed speech before an audience. These kinds of fears are termed as phobia. Phobia भी किसके अंदर आ जाते हैं? एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर ही आते हैं. फोबिया का मतलब क्या होता है? People who have phobias have irrational fear. Irrational fear related to specific objects, people, or situation. Phobia often develop gradually or begin with a generalized anxiety disorder. कभी कभी ऐसा होता है कि सबसे पहले धीरे धीरे करके वो फोबिया बन जाए. किसी चीज़ का डर है, तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और इतना इंटेंस हो जाए कि वो फोबिया बन जाए. या ये भी हो सकता है किसी के इंसान को GAD, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हो, और लेटर वो किस चीज़ में टर्न हो जाए? फोबिया में. फोबियाज भी अब अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है. एक स्पेसिफिक फोबिया होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके, सोशल फोबिया सोशल कंडीशंस को लेके, एंड अगोराफोबिया. स्पेसिफिक फोबिया की बात करते हैं सबसे पहले. तो स्पेसिफिक फोबिया में क्या होता है? दे आर द मोस्ट कॉमनली अकरिंग टाइप ऑफ फोबिया. दिस ग्रुप इंक्लूड्स इररेशनल फियर सच एज इंटेंस फियर ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ एनिमल. कई लोगों को डॉग से डर लगता है. और ऑफ बीइंग इन एन इनक्लोज स्पेस, मतलब किसी ना किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से, किसी एक स्पेसिफिक चीज़ से उनको बहुत इलॉजिकल या इरेशनल फियर हो. दैट इज स्पेसिफिक फोबिया. इंटेंस एंड इनकैपेसिटेटिंग फियर एंड एम्बैरेसमेंट व्हेन डीलिंग विद अदर कैरेक्टराइजेस सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, या इसको सोशल फोबिया भी कहते हैं. जब दूसरों से बात करने में, कम्युनिकेट करने में, या नॉर्मली डील करने में भी इनको बहुत ज़्यादा फियर और एम्बैरेसमेंट फील हो, तब व्हाट इट मेक्स सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, इसको सोशल फोबिया भी कहते हैं. अगर आप होटल में जाते हो, आपको खाना खाने के लिए वेटर को ऑर्डर करने में इतना डर लगे, इतना ज़्यादा, कि आप नॉशियस फील करने लगो, आपको क्या हो, ये सारी चीज़ें, थोड़ी थोड़ी चेस्ट पेन कभी होने लगे, या आपको ऐसा फील होने लगे कि आपको ब्रेथ नहीं आ रही है, तो दैट ऑल मेक्स अप टू सोशल फोबिया. Then there is agoraphobia. Agoraphobia is a term used when people develop a fear of entering unfamiliar situation. अच्छा, अगर हम जनरली देखें तो जैसे इंट्रोवर्ट्स हैं, द पीपल हु आर सोशली शाई, इन लोगों को ये सारी चीज़ें, ये पढ़ के, अगर आप पढ़ रहे हैं अभी तो आप बोलेंगे फिर तो मुझे भी है ना. पर आपको किस इंटेंसिटी में है, इसका इंटेंसिटी बहुत मैटर करता है. इसका इंटेंसिटी जब बहुत हाई होता है, जब आपकी नॉर्मली फंक्शनिंग से इंटरफेयर करने लगता है, तब वो फोबिया बनता है.
अगर ये थोड़े बहुत लेवल पे है देन इट्स नॉर्मल, क्योंकि हम सबको होता है थोड़ा ना थोड़ा-थोड़ा। अगर आपको कोई बोले कि तुम अनफ़ेमिलियर सिचुएशन में चले जाओ तो थोड़ा डर तो लगेगा ना, पर जब वो डर इतना ज़्यादा हो जाए कि आप घर से निकलना बंद कर दो तब वो फ़ोबिया बनेगा। इसलिए उसके लेवल पे, उसके ड्यूरेशन पे, उसके इंटेंसिटी पे, उसके बेसिस पे आप इसको डायग्नोज़ करोगे। Now many people with agoraphobia are afraid of leaving their home, so their ability to carry out normal activity is severely limited. ठीक है? फिर है separation anxiety disorder. Separation anxiety disorder is another type of anxiety disorder. Individuals with separation anxiety disorder are fearful and anxious about separation from attachment figure to the extent that it is developmentally not appropriate. कुछ बच्चे होते हैं जिनको क्या होता है, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। तो ये भी देखो, अगर छोटे बच्चे जब स्कूल जाना शुरू करते हैं पहली-पहली बार, तो बहुत रोते हैं, उनको बहुत डर लगता है, वो बहुत एंग्ज़ियस होते हैं। पर अगर वो बच्चा बिल्कुल भी स्कूल ना जाए, कि 2 साल के बाद भी वो सेम चीज़ रिपीट कर रहा है, 6 महीने के बाद भी वो सेम चीज़ रिपीट कर रहा है, तब उसको सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, कि वो अपने जो प्राइमरी अटैचमेंट फिगर है उससे दूर नहीं होना चाह रहा है। Going to school alone or are fearful of entering new situation and cling to and shadow their parents every move. To avoid separation, children with SAD, separation anxiety disorder, may first scream, throw severe tantrums or make suicidal gestures. तो इससे भी डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज के सेशन में हमने फैक्टर्स के साथ हमने क्या पढ़ लिया, एंजाइटी डिसऑर्डर्स। एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, हमको पता चल गया कि एंजाइटी जब बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल की हो जाए तो क्या बना देती है, एंजाइटी डिसऑर्डर बना देती है। अब ये अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप कौन सा है इसका, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। फिर क्या है, पैनिक डिसऑर्डर। फिर फोबिया, देन स्पेसिफिक फोबिया। अब स्पेसिफिक फोबिया भी 3 टाइप का है, एक सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल फोबिया है। फोबिया के अंदर ही एक स्पेसिफिक फोबिया है, फिर एक सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल फोबिया है, अगोराफोबिया है, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है। ये सारे हमारे एंजाइटी डिसऑर्डर के ही टाइप्स हो गए। अब हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, और इसके अलावा जो अलग दूसरे डिसऑर्डर्स आपकी बुक में दिए गए हैं। I hope this video was helpful for you and you like the video. And also, if you really like the video, I really want you to subscribe to my channel. Channel's name is Psych26. And also, if you want, you can like the video and leave a comment.